मैं आ गया। सॉरी, इतने दिन वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि दिमाग और तबीयत दोनों ही खराब थी। अब आ गया हूँ तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, सब कुछ भाई 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी करने के लिए। तो इसी उत्साह और प्रेम के साथ अपनी पहली खबर से शुरू करते हैं, जो कि सैटर्न से है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सैटर्न के बारे में कुछ ऐसा देखा है जो साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान करके रखा है। इसने सैटर्न के एटमॉस्फेयर में कुछ अजीब डार्क बीट्स और लॉपसाइडेड स्टार शेप पैटर्न देखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। वेल, साइंटिस्ट भी यही सोच रहे हैं। वैसे हमें पता है कि सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक ह्यूज हेक्सागनल स्टॉर्म है, जिसे द हेक्सागन कहते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये नए पैटर्न्स शायद इसी हेक्सागन से जुड़े हो सकते हैं। ये सैटर्न के एटमॉस्फेयर में होने वाली बहुत कॉम्प्लेक्स वेदर इवेंट का नतीजा हो सकता है। नेक्स्ट, क्या नासा एलियन से बात करती है? नासा बैक्ड स्टडी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है कि जब हम अर्थ से अपने स्पेस क्राफ्ट से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे वॉयेजर या पायनियर प्रोब से, तो उसके सिग्नल का एक छोटा सा हिस्सा स्पेस में चला जाता है। ये सिग्नल्स, जिन्हें हम स्पिल ओवर सिग्नल्स कहते हैं, जो कि डीप स्पेस में ट्रेवल करते रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि थियोरेटिकली अगर कहीं कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है तो वो इन स्पिल ओवर सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब सोचो, हमें लगता है कि हम सिर्फ अपने प्रोब से बात कर रहे हैं, लेकिन शायद हम अनजाने में पूरे यूनिवर्स में अपनी कहानी सुना रहे हैं। इससे SETI सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए नए दरवाजे खुल गए हैं। क्या पता किसी दिन रिप्लाई भी मिल जाए। नेक्स्ट, ये न्यूज तो पूरे नासा को हैरान कर रखी है। नासा ही नहीं, पूरी दुनिया को, क्योंकि परसिवरेंस रोवर मार्स के जीरो क्रैटर में एक्सप्लोर कर रहा है, जहां पुराने समय में एक झील हुआ करती थी। यहाँ उसने कुछ लेपर्ड स्पॉट्स जैसी अजीब रॉक्स पाई हैं। ये स्पॉट्स क्या हैं? इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स हैं। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये नहीं कि वहाँ लाइफ है, लेकिन ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और जब ये मिनरल्स के साथ मिलते हैं तो वैज्ञानिकों को लगता है कि ये माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म से जुड़े हो सकते हैं। यानी पुराने समय में मार्स पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते थे जो ऐसे मिनरल्स को खाकर एनर्जी बनाते थे। अगले कुछ सालों में जब परसिवरेंस सैंपल लेकर अर्थ पर आएगा, तब हम इन्हें डिटेल में एनालाइज कर पाएंगे। मे बी, जस्ट मे बी, मार्स से कोई हेलो मिल जाए। नेक्स्ट, एक नहीं दो नहीं, टोटल 6000 एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं। नासा ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि हमने 6000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है भाई, और हर एक एक्सोप्लैनेट एक अलग कहानी बताता है। इसमें गैस जाइंट्स भी हैं जो हमारे जुपिटर से भी बड़े हैं, लावा से कवर्ड प्लैनेट भी हैं जहां हर तरफ उबलती चट्टान है, और कुछ सुपर अर्थ भी हैं जो अर्थ से बड़े हैं लेकिन रॉकी हैं। हर एक नया एक्सोप्लैनेट हमें बता रहा है कि यूनिवर्स कितना डाइवर्स है। ये डिस्कवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें लाइफ की खोज में हेल्प करती है। नेक्स्ट, अब अर्थ को मिल गया है अपना दूसरा मून, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा एस्टेरॉयड डिस्कवर किया है जिसे टेम्परेरी रूप में क्वासी मून 2025 PN7 कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वासी मून क्या है? ये टेक्निकली हमारा मून नहीं है, लेकिन अगले 60 साल तक ये एस्टेरॉयड लगभग अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमेगा। ये अर्थ की ग्रेविटी से कैप्चर हो गया है और एक कॉम्प्लेक्स पाथ में सूरज का चक्कर लगा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई अपने साथ साथ चल रहा हो, लेकिन थोड़ी दूर पर। और हाँ, डरने की कोई बात नहीं है, ये हमसे टकराएगा नहीं, बस हमारे लिए एक नया कॉस्मिक कंपेनियन है। नेक्स्ट, मार्स के अंदर भी एक अर्थ है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अर्थ का एक सॉलिड इनर कोर और उसके ऊपर लिक्विड आउटर कोर है। अब सेस्मिक स्टडी से पता चला है कि मार्स का इनर कोर भी शायद सॉलिड हो सकता है, बिल्कुल अर्थ के कोर जैसा। ये इंफॉर्मेशन हमें मार्स पर भेजे गए लैंडर्स के सेस्मिक वेव्स को एनालाइज करके मिली है। जब मार्स क्वेक्स होते हैं तो उनकी वेव्स ग्रह के अंदर से ट्रेवल करती हैं, और उनकी स्पीड और डायरेक्शन से हम ग्रह के इंटीरियर की बनावट का पता लगा सकते हैं। इस डिस्कवरी से मार्स की बनावट और उसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। नेक्स्ट, वो डार्क एनर्जी जिसे हम अभी तक अच्छे से जान तक नहीं पाए थे, वो अब खत्म हो रही है। जी हाँ,
साइंटिस्ट ने नए डेटा से पता लगाया है कि डार्क एनर्जी जो हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही थी, शायद समय के साथ साथ कमजोर हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि डार्क एनर्जी क्या है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इसे हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन ये यूनिवर्स का 70% एनर्जी मैटर कंटेंट बनाती है। और अगर डार्क एनर्जी सच में कमजोर हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर वैसा नहीं होगा जैसा हम सोच रहे थे। या तो ये और तेजी से एक्सपैंड करना बंद कर देगा या फिर इसका एक्सपेंशन स्लो हो जाएगा। ये रिसर्च यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में हमारी समझ को चैलेंज कर रहा है। ये हमें दोबारा सोचना पड़ रहा है कि यूनिवर्स कैसे बना, कैसे इवॉल्व हो रहा है और इसका अंत कैसे होगा। नेक्स्ट, अपने देश इंडिया की बात करते हैं, जिसने हाल ही में नेशनल स्पेस डे मनाया है। नहीं पता क्या कि नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो बताता हूँ। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ये हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन यही दिन क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और इंडिया ने इतिहास रच दिया था। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये इंडिया की साइंटिफिक प्रोग्रेस और डेडिकेशन का प्रतीक था। तो ये थी ताजा खबरें। ऐसे ही डेली स्पेस न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।